हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 7th हिस्ट्री की और हम डिस्कस करेंगे इसका पहला चैप्टर जिसका नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। अब इससे पहले कि हम क्लास 7th की हिस्ट्री स्टार्ट करें, चलिए बात करते हैं क्लास 6th की हिस्ट्री में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो क्लास 6th की हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी अर्ली मैन से। अर्ली मैन जब जंगलों में रहते थे और पेड़ पौधों से खाना इकट्ठा करते थे, जानवरों को मार के खाते थे, मतलब बेसिकली जब वो हंटर गैदरर्स थे, हमने वहाँ से हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया। और वो जो पूरा टाइम था अर्ली मैन का, उसमें हमने पैलियोलिथिक एज और मीज़ोलिथिक एज ये डिस्कस किया। ये ह्यूमन हिस्ट्री का एक्चुअली 99% टाइम था। इसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से अर्ली मैन ने एग्रीकल्चर करना शुरू किया, मतलब खेती करना शुरू किया। अब अर्ली मैन पहले के टाइम में एक जगह पे नहीं रहते थे, वो अपनी जगह बदलते रहते थे। लेकिन जब अर्ली मैन ने खेती करना शुरू किया तो फिर वो एक जगह पे परमानेंट सेटलमेंट करने लग गए, कि मतलब परमानेंटली एक ही जगह पे रहने लग गए। अब जब लोग एक ही जगह पे परमानेंटली रहने लग गए तो छोटे छोटे गांव बने और वो अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस बनी। और वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस जो थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। और अब जब सिविलाइजेशंस बनने लगी तो धीमे धीमे से किंगडम्स का राइज हुआ। अब जब किंगडम्स का राइज हुआ तो अलग अलग उन किंगडम्स पे रूल करने वाले जो रूलर्स थे उनकी डायनेस्टीज़ भी आई। तो हमने तमाम डायनेस्टीज़ और किंगडम्स के बारे में पढ़ा क्लास 6 में, जैसे कि गुप्ता डायनेस्टी थी, मौर्यन डायनेस्टी थी, मगध एम्पायर था। और हमने बड़े बड़े किंग्स को डिस्कस किया, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, ऐसे बड़े बड़े रूलर्स के बारे में भी हमने जाना। और अगर हिस्टोरिकल टाइमलाइन की बात करी जाए तो हमने क्लास 6 में हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया पैलियोलिथिक एज से, और करीब करीब 700 AD तक की हिस्ट्री हमने पढ़ी है। और अब क्लास 7th में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री जो कि शुरू होगी 700 AD से और जाएगी 1700 AD तक। मतलब बेसिकली 1000 सालों का ये जो पीरियड है 700 AD से लेकर 1700 AD तक, ये 1000 साल में क्या हुआ इतिहास की नज़र से हम ये देखेंगे क्लास 7th की हिस्ट्री में। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 7th हिस्ट्री का पहला चैप्टर। ये जो पहला चैप्टर है 7th क्लास की हिस्ट्री का, ये बेसिकली इंट्रोडक्शन का चैप्टर है कि इन 1000 सालों में अलग अलग चीज़ों के में या फिर अलग अलग पैरामीटर्स में क्या क्या चेंजेस आए इन 1000 सालों में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मैप्स की। तो मैप्स अर्लीस्ट टाइम्स में भी बनते थे, ठीक है। और अगर इस पीरियड की बात करी जाए 700 AD से लेकर 1700 AD के बीच में, तो इन पूरे टाइम में मैप्स बनते रहे। जहाँ के भी लोग थे वहाँ के मैप्स बनाते थे, जिससे कि पता चले कि कोई भी जगह का शेप क्या है, साइज़ क्या है, उस जगह से कौन सी नदियाँ जाती हैं, उस जगह के आसपास कौन से स्टेट्स हैं, ये तमाम चीज़ें मैप से पता चल जाती हैं। तो अर्लीस्ट मैप्स जो थे वो बेसिकली उस पर्टिकुलर जगह और उस पे के आसपास की जगहों के बारे में होते थे। मैप्स में उतना ही दिखाया जाता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे एक बड़े लेवल पे, कि मतलब ये दुनिया के सेंस में कि दुनिया कितनी बड़ी है, दुनिया का शेप क्या है, साइज़ क्या है, अलग अलग देश, ये सब नहीं मालूम था लोगों को। तो जितना भी मालूम था वो तमाम चीज़ें वो मैप्स में बनाते थे। और ये मैप्स बनाने की जो नॉलेज है ये इंसानों की बढ़ती रही। तो इन 1000 सालों में भी जो मैप्स बनाने की जो टेक्निक थी, जो मैप्स थे, वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुए। अब जैसे कि मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ जिसको अरब जियोग्राफर अल इदरिसी ने बनाया था 1100 AD में। आप इस मैप में देख सकते हो कि साउथ इंडिया वहाँ है जहाँ नॉर्थ इंडिया होना चाहिए था, और श्रीलंका इंडिया के ऊपर एक छोटा सा आइलैंड है।
तो थोड़े बहुत डिस्क्रिपेंसीज थे इस मैप में और उतनी ज़्यादा डिटेलिंग और प्रेसिजन नहीं था उस टाइम के मैप्स में। वहीं दूसरी तरफ आपको मैं मैप दिखाता हूँ जिसको बनाया था फ्रेंच कार्टोग्राफर ने करीब 1700 AD में। फ्रेंच कार्टोग्राफर का क्या मतलब? फ्रेंच का मतलब कि वो फ्रांस के सिटीज़न थे। एंड कार्टोग्राफर कहते हैं उस आदमी को जो कि मैप्स बनाता है। कार्टो यानी कि मैप, ग्राफर मतलब कि लिखने वाला। तो इन 1000 सालों में, हाँ, तो ये फ्रेंच कार्टोग्राफर का जो मैप है इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी है। चाहे वो कोस्टल एरियाज़ को दिखाने की बात हो, चाहे इनलैंड एरियाज़ को दिखाने की बात हो, चाहे आप नदियों का जो रास्ता है आप उसको गौर से देखिए। जैसे कि गंगा नदी का रास्ता है, आप देखिए कितने प्रिसीजन के साथ और कितनी एक्यूरेसी के साथ दिखाया गया है। तो इन 1000 सालों में जो साइंस ऑफ कार्टोग्राफी थी, मतलब बेसिकली ग्राफ्स बनाने की जो कला थी या जो साइंस थी, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई और तमाम चीज़ें, दुनिया को देखने का जो नज़रिया था इंसानों का कि दुनिया कैसी है, ये यूनिवर्स कैसा है, वो नज़रिया भी बहुत बदला। जैसे कि अगर इस पीरियड के स्टार्टिंग की बात करी जाए तो उस टाइम पे लोगों का ये मानना था कि हमारी अर्थ स्टेशनरी है और बाकी जितने चांद, सूरज, तारे, सारे प्लैनेट्स वो अर्थ का चक्कर लगाते हैं। और इस पीरियड के ख़त्म होते होते तक लोगों की सोच बदल चुकी थी। लोगों को पता चल गया था कि नहीं, ये तमाम चांद, सूरज, सितारे, सोलर सिस्टम ये अर्थ का चक्कर नहीं लगाते हैं, अर्थ सन का चक्कर लगाता है। तो इन 1000 सालों में दुनिया को देखने का जो नज़रिया था वो इतना ज़्यादा बदल चुका था। अब बात करते हैं कि जो पास्ट के जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं हिस्टोरियंस को, इन 1000 सालों के में जो बनाए गए, लिखे गए, उस टाइम के जो डॉक्यूमेंट्स हिस्टोरियंस को मिलते हैं तो उनको पढ़ने में, उनसे चीज़ें, इन्फॉर्मेशन निकालने में बहुत केयरफुल रहना पड़ता है हिस्टोरियंस को। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो बोलचाल की भाषा है, जो हमारी लैंग्वेज है, ये टाइम के साथ बदलते रहती है। और अगर आप एक लंबा स्पैन ऑफ टाइम लो, जैसे कि मान लो सैकड़ों सालों का स्पैन है, 1000 सालों का स्पैन है, इस टाइम में लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती है। अब लैंग्वेज चेंज कैसे हो जाती है उस पर बात करते हैं। तो न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़ कि नए और पुराने जो टर्म्स यूज़ होते हैं वो चेंज हो जाते हैं कई बार लैंग्वेजेस में ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि जो मेडिवल पर्शियन थी, ठीक है, मेडिवल पर्शियन एक भाषा है, ठीक, पर्शियन भाषा है पर्शिया की, पर्शिया यानी कि ईरान। एंड मेडिवल मतलब ये टाइम करीब 1200 AD से लेकर करीब 1700 AD तक का ये जो टाइम था उसे मेडिवल टाइम कहते हैं। तो उस टाइम पे जो पर्शियन बोली जाती थी, उस लैंग्वेज के एक ऑथर थे मिन्हाज सिराज। उन्होंने पहली बार इस टर्म का यूज़ किया था हिंदुस्तान। और उन्होंने जब ये टर्म यूज़ किया था हिंदुस्तान, तो उन्होंने ये टर्म इस सेंस में यूज़ किया था कि हिंदुस्तान यानी कि वो जगह जो कि पंजाब, हरियाणा और जो गंगा यमुना के बीच का जो पूरा रीजन है उसके लिए ये टर्म यूज़ किया था हिंदुस्तान। मतलब देखा जाए मोर और लेस तो मिन्हाज सिराज उस एरिया की बात कर रहे थे जो एरिया दिल्ली सुल्तान्स के अंडर था। और इस हिंदुस्तान की जब बात होती है तो इस हिंदुस्तान में साउथ इंडिया नहीं आता है, या जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारे वो नहीं आते हैं। अब इसके बाद 16th सेंचुरी में जो मुग़ल बादशाह बाबर थे उन्होंने भी इस टर्म का यूज़ किया था हिंदुस्तान का, लेकिन उन्होंने इस टर्म का यूज़ थोड़े अलग सेंस में किया था। वो जब कहते थे हिंदुस्तान तो वो बेसिकली डिस्क्राइब कर रहे होते थे इंडिया की ज्योग्राफी, यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है, यहाँ के जो पेड़ पौधे, जंगल है और यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ के रहने वाले लोगों का।
इन चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए मुग़ल बादशाह बाबर ने हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ किया था। और आज के टाइम में हिंदुस्तान, जैसे पहले के टाइम में हिंदुस्तान एक ज्योग्राफिकल टर्म था, ठीक, ज्योग्राफिकल या तो फिर कल्चरल आइडेंटिटी का टर्म था, पर आज के टाइम में हिंदुस्तान एक नेशन स्टेट हो चुका है, ठीक। ये पूरा नेशन का नाम अब हिंदुस्तान है। अब हिंदुस्तान में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी आते हैं, साउथ इंडिया भी आता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक ही टर्म अलग अलग मीनिंग रखता है अकॉर्डिंग टू द टाइम। अब इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब जैसे आज के टाइम में हम जब ये टर्म यूज़ करते हैं फॉरेनर, तो हमारा मतलब होता है फॉरेनर से कि वो आदमी जो कि किसी दूसरे देश का है, जो हमारे देश का नहीं है। लेकिन पहले के टाइम में, कुछ सैकड़ों साल पहले आप बात करो, तो उस टाइम पे जब ये वर्ड यूज़ होता था फॉरेनर यानी कि परदेसी, तो ये टर्म यूज़ होता था सिर्फ उस आदमी के लिए नहीं जो कि दूसरे देश का हो। मान लीजिए कि किसी गांव में लोग रह रहे हैं और उस गांव में कोई ऐसा आदमी आता है जो कि बाहर के किसी दूसरे गांव का है, तो उस आदमी को भी वो लोग परदेसी कहते थे, फॉरेनर, कि मतलब जो हमारे एरिया का नहीं है वो फॉरेनर है। लेकिन आज के टाइम में फॉरेनर का मतलब जो हमारे देश का नहीं है। तो वही वर्ड है, लेकिन अलग अलग सेंस हो जा रहे हैं उसके, टाइम के साथ जिस तरीके से लैंग्वेज चलती है उस लिहाज से। तो इस वजह से जब पुराने डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं हिस्टोरियंस को, तो उन्हें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा टर्म का क्या सेंस था किस टाइम पे। अब अगला टॉपिक है हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, कि हिस्टोरियंस को किन सोर्सेज से पता चलता है इन 1000 सालों के बारे में। तो हिस्टोरियंस के पास बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनसे वो जान सकते हैं कि इन 1000 सालों में क्या क्या हुआ। जैसे कि बहुत सारे कॉइन्स से पता चल सकता है बहुत सारी चीज़ों के बारे में, इंस्क्रिप्शंस बहुत सारे मिले हैं, जो आर्किटेक्चर है और जो टेक्स्ट रिकॉर्ड्स हैं, इन तमाम चीज़ों से हिस्टोरियंस को पता चलता है कि इन 1000 सालों में क्या हुआ है। अब अगर इस पूरे पीरियड की बात करी जाए तो एक बहुत ख़ास चीज़ थी इस पूरे पीरियड में कि जो टेक्स्ट रिकॉर्ड्स हैं ये बहुत ज़्यादा मिले हिस्टोरियंस को। और उसका क्या रीज़न था? उसका रीज़न ये था कि उस टाइम पे पहली बात तो पेपर का इन्वेंशन हुआ, और दूसरी बात पेपर बहुत ज़्यादा वाइडली अवेलेबल हुआ और बहुत ज़्यादा चीपर भी हो गया। तो अब पेपर कई जगहों पे मिल भी सकता है, ज़्यादा जगहों में मिल सकता है और बहुत सस्ते में मिल सकता है। तो अब जब पेपर आया तो लोगों ने देखा कि ये एक बहुत अच्छा तरीका है चीज़ों को स्टोर करने का, प्रिजर्व करने का। ठीक, आप लिख सकते हो, एक ये अलग ही फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन था, एक अलग फॉर्म ऑफ वो ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन था। तो अब लोगों ने पेपर का यूज़ करना शुरू किया अलग अलग तरीके से। जैसे कि पेपर में लोगों ने अपने होली टेक्स्ट लिखे, जो अपने धर्म की जो किताबें हैं, जो धर्म की चीज़ें हैं, जो जिनको पहले मैन्यूस्क्रिप्ट्स में लिखा गया था, पेपर के आने के बाद उन मैन्यूस्क्रिप्ट से पेपर पर लिखा गया। इसके अलावा पेपर यूज़ किया गया क्रॉनिकल्स ऑफ द रूलर्स के लिए। ठीक है, क्रॉनिकल्स का मतलब इवेंट्स को टाइम के हिसाब से अरेंज करना। ठीक, अब जैसे कोई रूलर बना तो कब बना, रूलर बनने के बाद उसने किस स्टेट पे अटैक किया, कौन सी वॉर करी, कौन सी वॉर कब करी और जीता, कौन सी वॉर कब करी और हारा, ये तमाम चीज़ें पेपर पे लिखी जाती थी। इसके अलावा जो कि लेटर्स थे और टीचिंग्स थी बड़े बड़े साधु संतों की, उन तमाम चीज़ों को पेपर पे लिखा गया, जिससे कि दूर दराज के लोग भी वो चीज़ें पढ़ सकें, जान सकें उन चीज़ों के बारे में। इसके अलावा इन 1000 सालों में जो सोसाइटी थी, वो सोसाइटी और ज़्यादा डेवलप हुई और ज़्यादा कह लीजिए कॉम्प्लेक्स बनी।
अब जैसे अर्ली मैन की बात करें, अर्ली मैन के टाइम में अदालतें नहीं होती थी, अर्ली मैन के टाइम में पुलिस स्टेशन नहीं होते थे। उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि किसी को कोई ज़मीन खरीदनी है तो किसी से परमिशन लेनी है, आपको ज़मीन के कागज़ होने चाहिए, ज़मीन के कागज़ नहीं होंगे तो पुलिस आ जाएगी, आपको उस ज़मीन से ऐसा कुछ नहीं था। आज के टाइम में ये सब कुछ करना पड़ता है, ठीक। तो इन तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। रिकॉर्ड होना ज़रूरी है तो रिकॉर्ड पेपर पे होगा। तो पेपर यूज़ किया गया, जितने भी जुडिशियल रिकॉर्ड्स थे, जो कि अकाउंट्स थे, इन तमाम चीज़ों के लिए। अब जब इन 1000 सालों में सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हुई तो इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर और था कि अब जब किंगडम्स बने तो जो राजा थे वो राजा लोगों से टैक्स लिया करते थे, अलग अलग लोगों से अलग अलग टाइप से टैक्स लिया करते थे, और लोगों को टैक्स जमा करने के बदले फिर उनको राज्य की जो सर्विसेज होती थी वो सर्विसेज मिला करती थी। तो पेपर का यूज़ किया गया टैक्सेस लिखने के लिए भी, क्योंकि इतने सारे लोग हैं किंगडम में, आपको हर किसी का हिसाब रखना है, किसने कितना दिया, किसको कितना अलॉट हुआ, ये तमाम चीज़ें, उसका बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड होता है। तो ये तमाम चीज़ों में पेपर यूज़ हुआ। अब चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक की, द वैल्यू ऑफ पेपर, पेपर की कीमत। अब आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि 13th सेंचुरी में अगर किसी स्कॉलर को किताब लिखनी थी, ठीक, लेकिन उसके पास पेपर नहीं था, तो उसने क्या किया, उसने एक मैन्युस्क्रिप्ट ली, उसको धुला, उस मैन्युस्क्रिप्ट को फिर सुखाया और उस पेपर का यूज़ करके उसने फिर जो भी लिखना था वो लिखा। क्यों? क्योंकि पेपर उस टाइम पे ज़्यादा अवेलेबल नहीं था 13th सेंचुरी में, ठीक। हर जगह में अगर कोई चाहे कि पेपर मिल जाए तो हर जगह पे पेपर नहीं मिलता था, और अगर मिलता भी था तो बहुत ज़्यादा महंगा था। महंगा था तो आपके पास लिमिटेड पेपर है, आपको उतने ही पेपर में काम चलाना है। ये तो सिचुएशन थी 13th सेंचुरी की। और इसके कुछ टाइम बाद आज के टाइम में जैसे आप बात करें, आज के टाइम में अगर आप कुछ खाने पीने की चीज़ लेने जाएं तो वो खाने पीने की चीज़ आपको पेपर में रैप करके दी जाती है। तो पेपर की जो वैल्यू है, सोचिए 13th सेंचुरी में कितनी ज़्यादा थी, आज के टाइम में पेपर की वैल्यू इतनी कम हो गई। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी। अब आपको एक बहुत अच्छा फैक्ट बताता हूँ। अब जब कीमत की बात है तो आपको एल्यूमिनियम की कहानी सुनाता हूँ। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और ये ह्यूमन साइकोलॉजी को भी थोड़ा बहुत बयां करती है। सैकड़ों साल पहले की बात है। उस टाइम पे जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे, मिनिस्टर्स थे, वो सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाते थे। अब उसके कुछ टाइम के बाद एल्यूमिनियम की डिस्कवरी हुई। जब एल्यूमिनियम लोगों ने देखा तो एल्यूमिनियम सोने चांदी के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और ये सोने चांदी से ज़्यादा हल्का था, और इसकी शाइन अलग टाइप की थी। और उस टाइम पे एल्यूमिनियम बनाना बहुत ज़्यादा महंगा प्रोसेस था, तो इस वजह से एल्यूमिनियम बनाया भी कम जाता था। अब एल्यूमिनियम बनाया भी कम जाता था और ये तमाम फैक्टर्स की वजह से एल्यूमिनियम की कीमत बहुत ज़्यादा थी। हालात ये थे कि उस टाइम पे जो राजा महाराजा थे, मिनिस्टर्स थे, उन्होंने ये कह दिया था कि जो मेहमान होंगे और वो एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाएंगे, और सोने चांदी के बर्तन उन्होंने रखवा दिए थे नौकरों के लिए। अब उसके कुछ टाइम के बाद एक साइंटिस्ट ने एल्यूमिनियम बनाने का एक बहुत सस्ता तरीका निकाल लिया। अब वो तरीका सस्ता था, आसान था, इस वजह से बहुत ज़्यादा एल्यूमिनियम बनाया जाने लगा। इतना ज़्यादा एल्यूमिनियम कि अब सबके पास एल्यूमिनियम हो गया। अब जब सबके पास एल्यूमिनियम हो गया तो एल्यूमिनियम की कीमत ही ख़त्म हो गई, इतना सस्ता हो गया था एल्यूमिनियम। तो ये एक इंटरेस्टिंग सी एक स्टोरी थी हिस्ट्री की, बस ये साइकोलॉजी दिखाने की कि कीमत का चक्कर क्या है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले टॉपिक। तो अब जब मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कॉपी करा जाने लगा पेपर्स पे, तो उन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को तमाम लोगों ने कलेक्ट करना शुरू किया। किन लोगों ने कलेक्ट करना शुरू किया? जो वेल्दी लोग थे, ठीक,
जो अमीर लोग थे उन्होंने तमाम मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कलेक्ट करना शुरू किया। जो रूलर्स थे, राजा महाराजा थे, जो मोनास्ट्रीज थी, जो टेम्पल्स थे, मोनास्ट्रीज कहते हैं बुद्धिस्ट लोगों के जो टेम्पल्स होते हैं, जो इनके प्रेयर हॉल्स होते हैं, वहाँ ही गैदरिंग में रहते हैं, उन्हें मोनास्ट्रीज कहते हैं। ठीक, तो जैसे गौतम बुद्ध की जितनी टीचिंग्स थी वो सब पन्नों पे लिखी गई। अब जब पन्नों पे लिखी गई, उनको कॉपी कर लिया गया, तो उन तमाम चीज़ों को फिर इकट्ठा किया गया। उसी तरीके से जितने टेम्पल्स थे उन्होंने भी तमाम मैन्यूस्क्रिप्ट्स को इकट्ठा करना शुरू किया, और ये जितनी तमाम मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी उनको फिर लाइब्रेरी आर्काइव्स में रखा गया संभाल के, क्योंकि वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, उनको संभालना ज़रूरी है, क्योंकि टाइम के साथ वो ख़राब हो जाएंगी वरना। अब आर्काइव्स का क्या मतलब होता है? आर्काइव्स का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पे मैन्यूस्क्रिप्ट्स या फिर ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखा गया हो। अब ये जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हिस्टोरियंस को मिलते हैं, इनसे बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलती तो है हिस्टोरियंस को, लेकिन इनको यूज़ करना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कई बार। और डिफ़िकल्ट क्यों हो जाता है, उसका कई रीज़न्स हैं। जैसे सबसे पहला रीज़न ये है कि पहले के टाइम में कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करता था, तो लोग क्या करते थे, मैन्यूस्क्रिप्ट से पेपर पे हाथ से कॉपी करते थे, और एक ही मैन्यूस्क्रिप्ट से बहुत सारे लोग कॉपी करते थे अलग अलग टाइम में, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं हज़ारों सालों के दौरान। ठीक, तो होता ये था कि जैसे कि मान लीजिए ये मैन्यूस्क्रिप्ट है, ठीक, इस मैन्यूस्क्रिप्ट को अलग अलग लोगों ने कॉपी किया। ठीक, अब एक चीज़ है, जब आप किसी चीज़ को देख के उसे कॉपी करते हो तो ज़रूर ऐसी कुछ चीज़ें होंगी जो कि ऐसी राइटिंग में लिखी हैं आपको समझ नहीं आएंगी, या मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, कोई हिस्से ख़राब हो गए हैं, कुछ हिस्से समझ में नहीं आ रहे हैं। तो इस वजह से उसी मैन्यूस्क्रिप्ट को जब अलग अलग लोग कॉपी करेंगे तो थोड़ा बहुत चेंज आएगा उनकी कॉपीज़ में। अब इनकी कॉपीज से लोग कॉपी करते थे, ठीक, अब इन लोगों ने जो कॉपी किया है इन लोगों से लोग कॉपी करते थे। तो होता ये था कि एक ही मैन्यूस्क्रिप्ट से बहुत ज़्यादा कॉपीज बन जाती थी, और जाहिर तौर पे हर कॉपी में ये जो थोड़े थोड़े से फ़र्क होते हैं, ये थोड़े थोड़े से फ़र्क बढ़ते चले जाते हैं। ठीक, तो इतना ज़्यादा बढ़ जाते हैं कई बार कि वो जो बाद की जो कॉपीज़ होती हैं वो एक्चुअल कॉपी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाती हैं। तो ये जैसे पहला रीज़न है। और इसका दूसरा रीज़न ये है कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमें नहीं मिले हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कई सारी चीज़ों के तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिनको बहुत बाद के लोगों ने लिखा था। और इसके अलावा एक और रीज़न है कि कई बार जो ऑथर्स हैं वो अपने क्रॉनिकल्स को रिवाइज करते हैं अलग अलग टाइम्स में। अब जैसे कि 14th सेंचुरी के जो क्रॉनिकलर थे ज़ियाउद्दीन बरानी, उन्होंने पहली बार क्रॉनिकल लिखा था 1356 में, और उसके 2 साल बाद फिर से उन्होंने उस चीज़ का रिवाइज्ड एडिशन निकाला। ये दोनों एडिशंस एक दूसरे से डिफ़र करते थे, लेकिन हिस्टोरियंस को इस बारे में पता ही नहीं था 1960s तक, जब तक कि उन्हें पहला वाला स्क्राइब नहीं मिला था। अब चलिए बात करते हैं कि इन 1000 सालों में सोशल और पॉलिटिकल लेवल पे क्या क्या फ़र्क आया। तो ये जो 1000 सालों का जो पीरियड था, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए अगर आप सोसाइटी के लेवल पे बात करो तो। सबसे पहले तो नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई इन 1000 सालों में, जैसे कि पर्शियन व्हील था। पर्शियन व्हील के अलावा जो स्पिनिंग व्हील था कॉटन बनाने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए, वीविंग के लिए, इसके अलावा फायर आर्म्स का भी इन्वेंशन हुआ, ये कॉम्बैट में बहुत ज़्यादा यूज़ हुए। इसके अलावा नए नए तरह के फूड्स और बेवरेजेस ये हमारे देश में आए, जैसे कि पोटैटोज़ हो गए, आलू, जो कॉर्न हो गया जिसको हिंदी मक्का कहते हैं, चिलीज़, टी यानी कि चाय, और कॉफ़ी। ये तो कुछ चीज़ें हैं, ऐसी बहुत ज़्यादा, ऐसी बहुत तमाम चीज़ें हैं जो कि इन 1000 सालों के दौरान हमारे देश में आए।
और इन्होंने बहुत ज़्यादा चेंज किया। अब आप खुद देख लीजिए, चाय के बिना हिंदुस्तान की सुबह नहीं होती है, ठीक, जाहिर तौर पे। और चाय इन्हीं 1000 सालों के दौरान हमारे देश में आई, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए खाने पीने में भी। इसके अलावा इन 1000 सालों में बहुत सारे नए आइडियाज़ आए, बहुत सारे थॉट्स आए, बहुत सारी फिलॉसफीज़ आई। छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ, नए आइडियाज़ का क्या मतलब। 1000 साल पहले उस टाइम की अगर आप बात करें 700 AD की, ठीक है, तो 700 AD के आसपास लोगों के जो आइडिया ऑफ लिविंग या थॉट ऑफ जो वे था वो ये था कि एक हमारा राजा है, उस राजा का जो बच्चा होगा वो राजा होगा और जो राजा कहेगा हम मान लेंगे। लेकिन इन्हीं 1000 सालों में ये भी एक आइडिया आया कि नहीं, राजा वो होगा जिसको हम चुनेंगे, हम वोट देंगे और हम वोट देने के बाद जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट होंगे वो राज करेगा, ठीक। ऐसे नहीं चलेगा कि एक राजा है, उसका जो बच्चा है वो राजा बनेगा, आपस में लड़ रहे हैं, ये नहीं चलेगा। तो ये जो आइडिया थे जिन्होंने पूरा समाज बदला, पूरा देश बदला, पूरी दुनिया का देखने का नज़रिया बदला, काम करने का नज़रिया बदला, ऐसे बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे थॉट्स और ऐसी बहुत सारी फिलॉसफीज़ इन 1000 सालों के दौरान आए, डेवलप हुए और उन्होंने दुनिया बदल दी। अब ये जो तमाम सब चीज़ें हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, डिस्कवरीज़ हो, इन्वेंशन हो, खाने पीने की चीज़ें हो या ऐसे आइडियाज़ हों, ये आते कहाँ से थे? ये बेसिकली आते थे उन लोगों से जो कि एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहे, ठीक। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे देश में जितने फ्रीडम फाइटर्स थे उनमें से अच्छे खासे लोग वो थे जो कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ के आए थे, या तो फिर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में ना सही तो फिर भी बहुत पढ़े लिखे लोग जो कि दूर दराज में रहे, पढ़े लिखे। तो ऐसे लोग जब बाहर से आते हैं तो नए आइडियाज़ लेके आते हैं। हमने ये चीज़ डिस्कस करी है हिस्ट्री में भी, क्लास 6 में भी हमने ये सब डिस्कस किया है कि ये जो 1000 सालों का टाइम था, अब ये टाइम बहुत ग्रेट, ये था पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। मोबिलिटी का क्या मतलब? एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, मोबाइल मतलब चलते फिरते रहो, ठीक। तो ये जो 1000 साल का जो पूरा पीरियड था, ये बहुत ग्रेट मोबिलिटी का पीरियड था। लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहे और इसकी वजह से ही ये सब तमाम जो इंटरमिंगलिंग हुई पुराने और नए की, नए आइडियाज़ आए, नई टेक्नोलॉजी आई, एक बहुत बड़ा रीज़न था। और हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा वेल्थ थी, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ थी, तो तमाम लोग यहाँ पे एक फॉर्च्यून बनाने आए। अब इन 1000 सालों में एक और बहुत ख़ास चीज़ हुई, ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट हुआ, ठीक। बहुत ज़्यादा लैंड का यूज़ किया गया एग्रीकल्चर को एक्सटेंड करने में। अब जब इतने ज़्यादा लैंड का यूज़ किया गया एग्रीकल्चर के लिए, तो वहाँ पे जाहिर तौर पे जो लोग रहते थे वो लोग डिस्प्लेस हुए, वो लोग एक नए सिस्टम्स में आए, गांव बने और बड़े गांव बने, वो कस्बे बने। ये सब तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी और वैसे नेचुरली भी ये बहुत तेज़ी से हुआ। अब यहाँ पे राइज हुआ कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ का। अब अगर बात करें कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ की, तो जब एग्रीकल्चर बढ़ा तो वहाँ जो लोग रहते थे वो नए सिस्टम्स में आए, तो वो पीजेंट्स बन गए कई सारे लोग फिर दूसरी जगहों पे चले गए। तो ये जो नए पीजेंट्स थे ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए रीजनल मार्केट्स से, ठीक है। जो मार्केट्स बनी अलग अलग रीजन में, उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए। जो चीफ्स थे उन जगहों के, या जो प्रीस्ट थे, या फिर जो मोनास्ट्रीज थी, टेम्पल्स थे, इन तमाम चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए। और बेसिकली ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनसे उन लोगों को सर्विस मिलती है किसी स्टेट की, ठीक। और इसके बदले में उन्हें टैक्स देना पड़ता है, और ये टैक्स वो ऑफर करते हैं गुड्स के फॉर्म में, सर्विसेज के फॉर्म में, जो उनके लोकल लॉर्ड्स हैं। और इस तरीके से समाज
कॉम्प्लेक्स हुआ इन 1000 सालों में। मॉनेटरी सिस्टम बहुत ज़्यादा बढ़ा और यहीं से बेसिकली देखा जाए इन 1000 सालों के पहले अमीर और गरीब में बहुत ज़्यादा फ़र्क ऐसा होता नहीं था। अगर पॉपुलेशन के डेंसिटी के हिसाब से देखें, मेजॉरिटी के हिसाब से देखें, लेकिन इन 1000 सालों में जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है ये काफ़ी ज़्यादा राइज हुई। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का क्या मतलब कि जो अमीरों के जो अमीर हैं और गरीबों के जो गरीब हैं उनके बीच का डिफरेंस, ये डिफरेंस बढ़ता चला गया। अब जो समाज था इस 1000 सालों में ये और भी ज़्यादा डिफरेंशिएटेड हो गया। डिफरेंशिएटेड का क्या मतलब कि छोटे छोटे और टुकड़ों में बट जाना, इसे कहते हैं डिफरेंशिएटेड। तो जो लोग थे उनको अलग अलग जाति में ग्रुप कर दिया गया, अलग अलग जाति बना दी गई और जातियों के भी अंदर सब कास्ट हो गए, ठीक। और इन जातियों को रैंक किया जाता था उनके बैकग्राउंड के हिसाब से और उनके ऑक्यूपेशन के हिसाब से। बैकग्राउंड और ऑक्यूपेशन, अब आपको एक हल्का ओवरव्यू अभी तक आइडिया दिमाग में हो गई कि बेसिकली 4 तरह के कास्ट होते थे उस टाइम पे, मतलब आज के टाइम में भी है, लेकिन 4 तरह के कास्ट होते थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और दलित। और ये जो कास्ट थे ये थे ऑन द बिहाफ ऑफ ऑक्यूपेशन, कि आप काम क्या करते हो और आपके काम के हिसाब से डिसाइड होगा कि आप कौन सी कास्ट में हो। तो अलग अलग तरह की जातियां बन गई, ये कास्ट ही हैं। और इसके अलावा जातियों में भी जातियां बन गई, यानी कि सब कास्ट, ठीक। अब जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण्स में भी कई टाइप के ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय भी कई टाइप के हैं और अलग अलग स्टेट के हैं। जैसे आप राजपूत की बात करो तो राजस्थान के राजपूत थोड़े अलग हैं, यूपी के राजपूत थोड़े अलग हैं। तो इस तरीके से एरिया के अकॉर्डिंग भी उनमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस थे। तो जाति हो गई, जातियों की भी जातियाँ हो गई, सब कास्ट हो गई, और उनके ऑक्यूपेशन और बैकग्राउंड के लिहाज से। और इन सबको रैंक किया जाता था कि ये जाति ऊपर है, ये जाति थोड़ा इनसे नीचे है, ये जाति इनसे और नीचे है, ठीक है। और ये जो रैंक होती थी ये परमानेंटली फिक्स नहीं होती थी, ठीक। ये वैरी करती थी एरिया टू एरिया, रीजन टू रीजन। अब जैसे बात करें तो कहा जाता है कि ब्राह्मण्स में, जैसे मैंने सुना है अपनी रियल लाइफ में, मैं देखा है, कहा जाता है कि ये वाले ब्राह्मण ऊपर होते हैं, ये वाले ब्राह्मण थोड़ा नीचे होते हैं। साउथ इंडियन ब्राह्मण्स अपने आप को बेस्ट सुपीरियर ब्राह्मण समझते हैं। ऐसी तमाम सब चीज़ें सुनने में आती हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू एरिया भी डिपेंड करता है। और अकॉर्डिंग टू एरिया कैसे डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर जगह पे उस जाति के पास जो पावर है या जो इन्फ्लुएंस है और जो रिसोर्सेज जो उनके पास हैं, इन तमाम चीज़ों से डिपेंड करता है कि उस जाति की उस जगह पे क्या रैंक है। और इसके अलावा जो जाति थी वो अपने अलग अलग रेगुलेशंस खुद मैनेज करते थे। और ये रेगुलेशंस जो होते थे, जैसे हर जाति अपने लिए रूल्स बनाती थी कि सब लोगों को ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। और ये जो रेगुलेशंस होते थे ये बेसिकली एनफोर्स किए जाते थे असेंबली ऑफ एल्डर्स से, और इनको आप जाति पंचायत भी कह सकते हैं। और इसके अलावा जो जाति होती थी उनको सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ जाति पंचायत की बात माननी है, उन्हें विलेज के रेगुलेशंस भी मानने पड़ते थे। अब विलेज में तमाम तरह की जातियाँ रहती हैं, मतलब बेसिकली चारों तरह की जातियाँ हैं, और उन चारों की भी जितनी अलग अलग जातियाँ वो सब एक ही विलेज में रहेंगे, उनके एरिया अलग अलग हैं, तो उनको विलेज के भी रेगुलेशंस मानने होते थे। और इसके अलावा अपने अपने जाति के भी। और जो कई सारे विलेजेस होते थे उनको गवर्न करते थे वहाँ के चीफ्टिन। और ये जो पूरा सिस्टम अब जो बना, ये पूरा सिस्टम मिल के एक स्टेट का एक छोटा सा यूनिट बन पाता था।
और ऐसे कई सारे यूनिट मिलकर एक स्टेट बनाते थे। इन 1000 सालों में ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया इस पूरे 1000 साल के पीरियड को। ऐसा ये ग्रुप था राजपूतों का। अब ये जो वर्ड है राजपूत, ये वर्ड आया है राजपुत्र से। राजपुत्र का मतलब होता है सन ऑफ रूलर, कि राजा का जो पुत्र है, वहाँ से वर्ड आया राजपूत। अब याद करिए, जो कास्ट सिस्टम होता था उसमें 4 कास्ट होती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और दलित। तो जो राजा होते थे, रूलर्स होते थे, ये होते थे क्षत्रिय कास्ट सिस्टम के, मतलब स्टेटस के। तो ये जो राजपूत जो वर्ड यूज़ किया गया ग्रुप ऑफ वॉरियर्स के लिए, ये भी आया था क्षत्रिय कास्ट स्टेटस से। और राजपूत ये वर्ड सिर्फ रूलर्स या चीफ्सटन्स के लिए नहीं था, बल्कि जो पूरे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग किंगडम्स के जो सारे कमांडर्स थे और जो आर्मी पर्सन थे और जो सोल्जर्स थे, उन सब के लिए ये वर्ड यूज़ होता था राजपूत। और राजपूत बहुत ज़्यादा फेमस थे अपने शिवालरिक कोड ऑफ कंडक्ट के लिए। बहुत ज़्यादा बहादुर कहा जाता था इनको, और बहुत ज़्यादा कहा जाता था कि इनके अंदर एक सेंस ऑफ लॉयल्टी होती है कि अपने ज़मीन के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटेंगे। ऐसे टाइप की चीज़ थी कि इन बहुत ज़्यादा फेमस थे अपनी बहादुरी के लिए। और सिर्फ राजपूत नहीं, ऐसे कई सारे ग्रुप्स थे देश के अलग अलग हिस्सों में जिन्होंने काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल निभाया अपना इन 1000 सालों में। ऐसे कई सारे ग्रुप्स थे, जैसे मराठा थे महाराष्ट्र के आसपास के एरिया में, पंजाब के आसपास के एरिया में सिख थे, बाकी इसके अलावा नॉर्थ इंडिया में जाट थे, अहोम थे, कायस्थ थे। ऐसे कई सारे ग्रुप्स थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाया पॉलिटिकली इस पूरे 1000 सालों के दौरान। अब अगला टॉपिक उठता है रीजन एंड एम्पायर। तो हिंदुस्तान में अलग अलग रीजन्स में अलग अलग किंगडम्स थे। अब जैसे राजस्थान में राजस्थान के किंगडम्स थे, बंगाल में बंगाल के वहाँ किंगडम थे, अलग अलग जगह के अलग अलग राजघराने थे। उन सबको रीजनल किंगडम्स कहा जाता था। और ये सारे किंगडम्स आपस में लड़ते रहते थे, और अगर कोई किंगडम दूसरे किंगडम को हरा देता था तो उसको भी अपने अंडर ले लेता था। अब यूं ही करते करते अगर कोई किंगडम बहुत बड़ा हो जाए कि वो कई तरह के दूसरे किंगडम्स को अपने अंडर ले ले, तो फिर उसे एम्पायर कहा जाता था। एम्पायर की खास बात ये थी कि इसकी कोई फिक्स डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती थी। ये हमेशा इस कोशिश में रहते थे कि अपनी बाउंड्रीज़ को बढ़ाया जाए। इसी तरीके से इन 1000 सालों के दौरान कई सारे रीजनल जो किंगडम्स थे वो भी थे, और कई सारे एम्पायर्स भी आए। जैसे चोलाज का एम्पायर था, तुगलक्स का एम्पायर था, मुगल्स का एम्पायर था। इन सब लोगों ने बहुत सारे डाइवर्स रीजन्स को ऑक्यूपाई किया और बड़े बड़े एम्पायर्स बनाए। और ये जो बड़े बड़े किंगडम्स थे, ये अक्सर रीजनल स्टेट्स को कॉन्कर किया करते थे अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने के लिए। और 18th सेंचुरी में जब मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन हुआ, तो उसकी वजह से री इमर्जेंस हुआ रीजनल पावर्स का, रीजनल स्टेट्स का। और पूरे सब कॉन्टिनेंट में ये अलग अलग रीजन्स में ये लेगेसी हुई कि अलग अलग जगहों की, कि जहाँ पे रीजनल स्टेट्स भी थे और जहाँ पे बड़े एम्पायर्स का भी रोल था, तो वहाँ पे दोनों की लेगेसीज पाई गई। क्योंकि दोनों एम्पायर्स ने, मतलब ये रीजनल स्टेट्स ने और जो बड़े एम्पायर थे, दोनों ने अपने अपने तरीके से उन जगहों पे अपने अपनी छाप छोड़ी थी एक तरीके से। और ये जो छाप उन्होंने छोड़ी थी, ये दिखती है हमें कई तरीके से जो शेयर ट्रेडिशंस हैं उनमें। अब जैसे कि रीजनल एम्पायर की बात करिए, तो जैसे नॉर्थ इंडिया में कई सारे रीजनल एम्पायर्स थे जो कि हिंदू राजाओं के अंडर थे। और फिर मुगल्स आए तो मुग़ल रूल आया, वो मुस्लिम रूल था। तो एक ही जगह के जैसे लोग हैं तो उनके कुछ रीजनल लॉर्ड्स भी हैं और उनके कुछ मुग़ल एम्पायर के अंडर हैं, तो उनका भी कुछ सिस्टम मानना पड़ रहा है। तो एक शेयर ट्रेडिशन बने कि थोड़ा सा इनका भी जीने का तरीका, थोड़ा सा इनका भी जीने का तरीका आ गया। अब जैसे कि हिंदू वे ऑफ लाइफ में ये जो घूंघट है, ये जब आया इन 1000 सालों के दौरान, ये प्रथा शुरू हुई कि औरतें घूंघट करेंगी। तो ये प्रथा कहीं ना कहीं इस चीज़ से इन्फ्लुएंस थी क्योंकि मुगल्स
और में जो उनका वे ऑफ लाइफ होता था, औरतें अपना चेहरा ढक के रखती थी। तो मुग़ल रूल में हिंदुज़म में भी कहीं ना कहीं हिंदू वे ऑफ लाइफ में ये चीज़ इस तरीके से आई। इसके अलावा जो हम आम बोलचाल की भाषा में उर्दू यूज़ करते हैं, ये उर्दू भी हमारी भाषा में आई। तो ये शेयर्ड ट्रेडिशंस हैं और ये आए इसी तरीके से क्योंकि रीजनल किंगडम्स में बड़े एम्पायर्स ने भी रूल किया। अब चलिए बात करते हैं लैंग्वेज एंड रीजन की, कि अलग अलग रीजन्स में कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी। तो 1318 में एक बहुत बड़े पोएट थे जिनका नाम था अमीर खुसरो। उन्होंने लिखा था कि इंडिया के हर रीजन में अलग लैंग्वेज बोली जाती थी। जैसे सिंध में सिंधी बोली जाती थी। सिंध है पाकिस्तान में चला गया वो एरिया, पाकिस्तान का थोड़ा सा लोअर जो एरिया जुड़ता है वहाँ के अरेबियन सी से, उस एरिया के आसपास है सिंध। तो सिंध में बोली जाती थी सिंधी। लाहौर के आसपास लाहौरी बोली जाती थी। कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती थी। इसके अलावा जो सदर्न कर्नाटक है वहाँ द्वार समुद्री बोली जाती थी। तेलंगाना में तेलंगानी बोली जाती थी। गुजरात में गुजराती बोली जाती थी। और ईस्टर्न यूपी में अवधी बोली जाती थी। बंगाल में गौड़ी बोली जाती थी। और दिल्ली के आसपास के एरिया में हिंदवी बोली जाती थी। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती थी। और संस्कृत की अगर बात करी जाए तो संस्कृत किसी पर्टिकुलर रीजन में बाउंड नहीं थी कि संस्कृत इस रीजन में बोली जाएगी, कहीं और नहीं बोली जाएगी। संस्कृत एक बहुत पुरानी लैंग्वेज थी और जो आम लोग थे, आम लोग संस्कृत नहीं बोलते थे, उनको नहीं आती थी। संस्कृत आती थी सिर्फ ब्राह्मण्स को। अब अगला मुद्दा उठता है ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, कि इन 1000 सालों के दौरान पुराने धर्मों के साथ क्या क्या चेंजेस हुए, कौन कौन से नए धर्म आए और नए धर्मों में क्या क्या चेंजेस हुए। तो जो पुराना धर्म था इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, वो था हिंदुइज़्म। और हिंदुइज़्म के साथ इन 1000 सालों में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए, जैसे कि वर्शिप ऑफ न्यू डेटीज़। डेटीज़ का मतलब देवी देवता। तो इन 1000 सालों के दौरान नए देवी देवताओं की पूजा होने लग गई। इसके अलावा जो कास्ट सिस्टम था इंडिया का, वो पहले बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं था। इन 1000 सालों के दौरान इंडिया का कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा रिजिड हो गया। अब डिफरेंस क्या है दोनों में? जैसे पहले के टाइम में कास्ट सिस्टम अकॉर्डिंग टू वर्क काम करता था, कि ठीक है मान लीजिए कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण का काम होता था पढ़ाई लिखाई करना, ज्ञान इकट्ठा करना, लोगों को ज्ञान देना। अगर ब्राह्मण का बेटा है और वो पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा तेज़ नहीं है, तो ज़्यादा ज्ञान उसके पास नहीं मिल पाए, तो शायद वो कुछ और काम करे। एंड अगर वो कुछ और काम करेगा तो उसकी जात अलग हो जाएगी। मान लीजिए ब्राह्मण का लड़का है, बहुत लंबा चौड़ा है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, और वो जाके युद्ध करने लगे, आर्मी ज्वाइन कर ले, तो वो ब्राह्मण नहीं रहेगा, वो फिर क्षत्रिय बन जाएगा। वो अगर कोई और काम करने लगेगा तो वो ब्राह्मण नहीं रहेगा, वो वैश्य बन जाएगा। इन 1000 सालों के दौरान ऐसा हुआ कि कास्ट सिस्टम डिपेंड करने लगा बर्थ पे, कि आप पैदा हुए हो जिस फैमिली में, फिर वो कास्ट आपकी लाइफ लॉन्ग रहेगी, वो आपके काम से फिर इफ़ेक्ट नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके से कास्ट सिस्टम और ज़्यादा रिजिड हो गया और इससे नुकसान हुआ उन लोगों को जो कि लोअर कास्ट में थे और फ़ायदा हुआ उन लोगों को जो लोग अपर कास्ट में थे, क्योंकि अब जो उनके बच्चे हैं वो लायक हों चाहे लायक ना हों, वो अपर कास्ट के सारे बेनिफिट्स एंजॉय करेंगे। और जबकि जो लोग लोअर कास्ट में हैं उनके पास ज़िंदगी में ऊपर जाने की, आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ वैसे ही नहीं थी, आगे और भी नहीं होंगी। खैर, तो इन 1000 सालों के दौरान इंडिया का कास्ट सिस्टम और ज़्यादा रिजिड हो गया। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, कई सारे नए नए टेम्पल्स बनाए गए अलग अलग जो राजा महाराजा थे उनसे। इसके अलावा इन 1000 सालों में जो ब्राह्मण थे उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ी और वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग ग्रुप हो गए पूरे सोसाइटी में। और ब्राह्मण्स जो डोमिनेटिंग ग्रुप हो गए सोसाइटी में, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था कि संस्कृत उनकी लैंग्वेज थी। ब्राह्मण्स अपने ही मतलब आपस में संस्कृत बोलते थे, आम लोग संस्कृत नहीं बोलते थे। तो संस्कृत की नॉलेज की वजह से ब्राह्मण्स को एक अच्छा खासा रिस्पेक्ट मिला करती थी कि हाँ, इन लोगों को संस्कृत आती है, ज्ञानी लोग हैं। और इसके अलावा
जो कई सारे लोग आते थे जो कि अपना बड़ा किंगडम बनाना चाहते थे, जो नए नए रूलर्स आते थे, वो इन ब्राह्मण्स को बहुत ज़्यादा एक तरीके से इनसे सपोर्ट उनको मिलता था, तो वो पेट्रन्स बनाते थे। तो इस तरीके से ब्राह्मण्स का जो वो था, कह लीजिए डोमिनेंस था सोसाइटी में, वो और ज़्यादा बढ़ जाता था। इन 1000 सालों के दौरान एक और बहुत ज़्यादा चेंज हुआ हमारे सोसाइटी में। वो चेंज था भक्ति मूवमेंट का। भक्ति मूवमेंट का मतलब ये कि अगर कोई आदमी भगवान तक पहुंचना चाहता है, भगवान वो जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है उससे जुड़ना चाहता है, तो उसके रास्ते में उसे किसी प्रीस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसे कोई ऐसा इलाबोरेट रिचुअल्स भी नहीं करने पड़ेंगे। क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था, पहले के टाइम में अगर किसी को पूजा करनी होती थी या भगवान से कुछ मतलब कुछ भी मन्नत हो, एनीथिंग, तो एक ब्राह्मण की ज़रूरत होती थी। वो ब्राह्मण आएगा, तमाम तरह के रीति रिवाज करवाएगा, तमाम रिचुअल्स करवाएगा और वो ही पूजा करवाएगा और उस ब्राह्मण के थ्रू फिर आप भगवान तक पहुंच सकते हो। इन 1000 सालों में जब अब ब्राह्मण्स बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो गए सोसाइटी में, और मान लीजिए कोई गरीब आदमी है और इसी टाइम पे इन्हीं 1000 सालों के दौरान ये होने लग गया कि ब्राह्मण्स लोअर कास्ट के लोगों के पास जैसे जाते नहीं थे उनकी सोसाइटीज़ में, तो उनकी पूजा वूजा कैसे होगी, बहुत मुश्किल हो जाता था। और कोई गरीब है तो इतना ज़्यादा वो रिचुअल्स भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे भक्ति मूवमेंट का शुरुआत हुई एक तरीके से कि अब ईश्वर की भक्ति के लिए आपको किसी प्रीस्ट की ज़रूरत नहीं, किसी ब्राह्मण की ज़रूरत नहीं है, आपको ये तमाम पूजा पाठ करवाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बस भक्ति करो, प्यार करो, सेवा करो उस ईश्वर की, आप उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से खुद जुड़ोगे। ये जो फिलॉसफी थी ये इनकलकेट हुई, ये खुलकर बाहर आई, सामने आई इन 1000 सालों के दौरान। और इसके अलावा ये तो बात थी पुराने रिलीजन की, हिंदुइज़्म की। अब इन 1000 सालों में नया रिलीजन एक हमारे देश में आया, ये रिलीजन था इस्लाम का। और ये रिलीजन आया हमारे देश में मर्चेंट्स और माइग्रेंट्स के थ्रू, जो कि हिंदुस्तान आए, यहाँ पे होली कुरान की टीचिंग्स को प्रीच किया जिन्होंने, और यहाँ पे इस्लाम की शुरुआत हुई एक तरीके से हमारे देश में। और कई सारे जो रूलर्स थे हमारे देश के, वो पेट्रन्स थे इस्लाम के। और जो उलेमा होते हैं, जैसे हिंदुओं में जो बड़े बड़े गुरु होते हैं, वैसे मुस्लिम्स में उलेमा होते हैं, तो उनको भी ये लोग पेट्रन्स लिया करते थे, जो बड़े बड़े रूलर्स थे। अब जैसे हिंदुइज़्म को लोगों ने अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया अलग अलग टाइम पे कि इन चीज़ों का ये मतलब है तो ऐसा कर देना चाहिए, वैसा कर देना चाहिए, अब इन चीज़ों को ऐसा कर देते हैं, तो अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते चले गए और चीज़ बदलती चली गई, चेंज होती चली गई। उसी तरीके से इस्लाम को भी अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया गया और इस्लाम में भी अलग अलग चेंजेस आए। अब इस्लाम के अगर चेंजेस की आपको बताऊँ तो पहले एक थोड़ा सा बैकड्रॉप आपको बताता हूँ। 700-600 AD के बीच में सऊदी अरेबिया में एक प्रॉफिट थे, प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने इस्लाम को फैलाना शुरू किया, इस्लाम के बारे में बताना शुरू किया लोगों को। तो उन्होंने ये पूरा मुस्लिम कम्युनिटी के हेड थे वो, उनकी जब डेथ हुई तो उनके जितने फॉलोअर्स थे उनके आगे एक सवाल उठा कि अब इस मुस्लिम कम्युनिटी को लीड कौन करेगा प्रॉफिट मोहम्मद साहब के डेथ के बाद। तो अब जब ये सवाल उठा तो कुछ लोगों का ये मानना था कि इस मुस्लिम कम्युनिटी को लीड करना चाहिए प्रॉफिट मोहम्मद साहब के जो सन इन लॉ थे उनको। तो ऐसे लोग जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद साहब के सन इन लॉ को अगला हेड माना, वो लोग बन गए शिया मुस्लिम। और जबकि दूसरी तरफ कई ऐसे लोग थे जिन्होंने उनके सन इन लॉ को मुस्लिम कम्युनिटी का लीडर मानने से मना कर दिया। उनके मुताबिक मुस्लिम कम्युनिटी के जो लीडर थे वो खलीफा ही रहने चाहिए थे, जो उनके हेड होते आए हैं हमेशा से, और उसके अलावा जो आगे आने वाले खलीफा वो ही बनेंगे मुस्लिम कम्युनिटी के हेड। तो वो लोग सुन्नी मुसलमान हो गए, ठीक है। और इसके अलावा जो स्कूल ऑफ लॉ है इस्लाम में, बेसिकली इंडिया में हनाफी एंड शाफी दो स्कूल ऑफ लॉ हैं, ये भी अलग अलग तरीके की थिंकिंग रखते हैं। इस तरीके से इस्लाम को भी अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया गया। अब अगला मुद्दा आता है थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स।
कि वक्त को मतलब टाइम को हिस्टोरिकल पीरियड्स में किस तरीके से डिवाइड किया जाए। अब टाइम को आप हिस्टोरिकल पीरियड्स में डिवाइड क्यों करोगे? जब आप एक लंबे टाइम की बात करते हो तो उस लंबे टाइम में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, चाहे वो सोशल चेंजेस हों, चाहे वो पॉलिटिकल हों, चाहे वो इकोनॉमिक हों। इस तरीके से बहुत ज़्यादा चेंजेस होते रहते हैं टाइम के साथ। और अगर आप एक लंबे टाइम की बात करो और उस लंबे टाइम को आप स्टडी करना चाहो तो उस लंबे टाइम को स्टडी करने का ईजी वे ये है कि आप उस टाइम को पीरियड्स में डिवाइड कर लो, ठीक है। उन पीरियड्स में जिनमें सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हों, तो उससे बहुत आसानी हो जाएगी आपको उस टाइम के बारे में स्टडी करने की। अब जैसे ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। और ये जो डिवीज़न ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने किया था, ये बेसिकली था जो रूलर्स थे उनके रिलीजन के बेसिस पे, कि जो बादशाह हैं उन बादशाहों का जो रिलीजन है सिर्फ उसके बेसिस पे, कि हिंदू राजा हैं तो ये हिंदू पीरियड है, अब हिंदुस्तान में मुस्लिम राजा हैं तो मुस्लिम पीरियड है, अब ब्रिटिश हैं तो ब्रिटिशर्स हैं। और जो क्लास 7th में हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, उस पूरी हिस्ट्री को मेडिवल पीरियड कहा गया है, ठीक है। मेडिवल पीरियड का मतलब होता है मिडिल पीरियड। मिडिल पीरियड के बाद जैसे पहले तो आया एंशिएंट पीरियड जो हमने क्लास 6th में पढ़ा, अर्ली मैन से लेके 700 AD तक। उसके बाद ये है मेडिवल पीरियड, 700 AD से स्टार्ट होकर 1700 AD तक। और इसके बाद आता है मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड का मतलब जब सबसे पहली चीज़ तो एक सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस हुआ, जब ज़्यादा ये साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ टेक्नोलॉजी में, साइंस में, मटेरियल प्रोग्रेस हुआ, और इसके अलावा इंटेलेक्चुअल एडवांसेस भी हुए। और इन 1000 सालों के दौरान जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी हुई। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इतनी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी हुई कि दुनिया भर के लोग इंडिया आए, यहाँ पे इन्होंने आना शुरू किया। जैसे सबसे यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज आई इंडिया में, और उन्होंने यहाँ पे फिर जितने किंगडम्स थे उनको हराया, और उनकी जितनी वेल्थ थी वो सब वेल्थ लेके जाने लग गए। तो इन 1000 सालों में इंडियन सब कॉन्टिनेंट इतना ज़्यादा ग्रो हुआ कि वो अट्रैक्ट करने लगा दुनिया भर के लोगों को, क्योंकि हर कोई जानता था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये रहा क्लास 7th हिस्ट्री का पहला चैप्टर। उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा और आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक यू।